गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर। इसमें शुरुआत होती है रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको पढ़ना है। देन वी हैव थ्री पोस्टुलेट्स, बोहर्स पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज taken from electrostatic force of attraction between electron and nucleus। और दो पोस्टुलेट्स हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ h/2π। ये दूसरा पोस्टुलेट है। और तीसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि whenever electron jumps from higher energy level to lower energy level, the excess energy is liberated in the form of photon। तो ये तीन पोस्टुलेट्स थे और इसी के बाद हमने एक एटॉमिक मॉडल डिराइव किया जिसमें हमने रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिराइव किए। उसके कुछ डेरिवेशंस हैं और इनमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलते हैं। तो पहला कंक्लूजन इसमें ये है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये 1 का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट है तो ये 2 का स्क्वायर। सो ये रिलेशन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक और कंक्लूजन हमें यहाँ मिलता है और वो ये है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी एक्सप्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी हैव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, जिसमें एक और कंक्लूजन हमें मिलता है, वो ये है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये कुछ कंक्लूजन्स हमें बोहर्स के एजम्पशन से या बोहर्स के पोस्टुलेट से हमें मिलते हैं। देन वी हैव लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, देन वी हैव पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। ये सीरीज में हमें अलग अलग वेवलेंथ मिलती है विच आर करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिट्स टू ग्राउंड स्टेट। तो ये कुछ एनर्जीज हमें डिफरेंट वेवलेंथ हमें मिलती है। उसमें एक और चीज़ है दैट इज सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट ये है कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, तो वो जो एनर्जी एंड जो वेवलेंथ लिबरेट करेगा, जो वेवलेंथ एमिट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। इसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम थ्योरेटिकल पार्ट है। बाद में आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट बेसिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोज देयर आर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो रहेंगे a माइनस, बेसिकली ये होता है z और ये रहता है a माइनस z। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है z एंड न्यूट्रॉन्स है a माइनस z। इसमें ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज एडिशन ऑफ मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। पर एक्चुअली देखा जाए तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन एक्सपेक्टेड मास, और इसका कारण ये है कि जो मास डिफेक्ट है दैट इज expected mass minus actual mass। so ये जो mass defect, this mass is converted into energy to hold all the nucleons together in the very small nucleus of the atom। so इसलिए ये mass defect यहाँ पे होता है। then we have radio activity। उसमें हमें अलग अलग properties है, properties of alpha particles, properties of beta particles and properties of gamma rays। gamma rays are electromagnetic rays। और हमें पता है कि जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। एंड व्हेनेवर बीटा पार्टिकल एमिट होता है सो मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो एक तो 1 से बढ़ेगा या फिर 1 से कम होगा डिपेंडिंग अपॉन पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज गैमा रेज। गैमा रेज एमिट करने से ना मास नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर चेंज होगा। नेक्स्ट थिंग इज we have
डिसइंटीग्रेशन लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। और इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज डी के कांस्टेंट, उसकी भी डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी है। यू जस्ट गो थ्रू दैट डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन है, ये कई बार मैंने क्लास में कहा है कि जो भी डेफिनेशन है वो पढ़ा करें, उसके ऊपर एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो डेफिनेशन किसकी दी है? देन वी हैव हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड यानी इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डीके टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। ये होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड। उसके बाद है डी ब्राउली हाइपोथेसिस। डी ब्राउली हाइपोथेसिस ये कहता है कि देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। यस, हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में क्या देखा कि लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर, यानी लाइट के दो नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। यानी सम टाइम लाइट एक्ट्स एज इफ इट इज हैविंग वेव नेचर एंड सम टाइम इट एक्ट्स एज इफ इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में ही देखा है। उसी प्रकार से जो मैटर है, ये पेन है या जो भी है, they are having wave nature and the wave associated with these objects is given by h upon p. Wave associated with the matter, its wavelength can be given by h upon p, where p is momentum of that object. But ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये पेन हो गया, चेयर हो गई, व्हीकल, तो इनकी वेवलेंथ विजिबल नहीं है, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बट अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट देखें जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, तो इनकी वेव हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टडी द एनालिसिस ऑफ दिस पार्टिकल्स वेव नेचर, जो कि हमें लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है, गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, सॉरी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये प्रूव करके बताया है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग वेव नेचर। दे हैव यूज्ड सम डिफ्रैक्शन कंसेप्ट, तो उसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स इस एनालिसिस पे ज़्यादा आ सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। फंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो कि हम देखने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम अभी सॉल्व भी करने वाले हैं। तो सारे न्यूमेरिकल्स आप एक बार सॉल्व करें। अगर कहीं डाउट है तो वीडियो में आप रेफरेंस ले सकते हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है, तो पहला न्यूमेरिकल है P and N be the quantum numbers of two orbits of radius Rp and Rn respectively, then the ratio Rp by Rn will be। अब ये जो है हमें पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सो Rp by Rn ये रेशियो हमें पूछा है एंड दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय n स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आ रहा है फर्स्ट का आंसर है डी। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज v, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोहर ऑर्बिट इज। इसमें हमें कंक्लूजन्स जो मैंने अभी बताए थे वो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। वो कंक्लूजन्स कुछ ऐसे थे जैसे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज v, सो n1 is 1 and v1 is v, and then speed of in third Bohr orbit n2 is 3, v2 पता नहीं। so let us find out। अब v2 by v1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि इनवर्स रिलेशन है। so v2 by v1 is n1 by n2, so therefore v2 is n1 है आपका 1, n2 है आपका 3 और ये v1 इधर जाएगा, so it is 1/3 v। so ये v/3 ऑप्शन आ रहा है, v/3 ऑप्शन यानी आंसर सी, सेकंड का ऑप्शन आ रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में
the period of revolution of an electron in first Bohr orbit is t, then the period of revolution in second Bohr orbit is period, यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इस 2 पाई r अपॉन v, पीरियड होता है 2 पाई r अपॉन v, r इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट और v जो है वो है वेलोसिटी, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये मिलेगा, इससे आपको मिलेगा पीरियोडिक टाइम, तो सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से, सो 2 पाई r अपॉन v। अब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन पीरियड के लिए हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये पता है कि r जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, देयरफॉर मैं लिखता हूँ यहाँ पे r इज इक्वल टू k1 इंटू एन स्क्वायर, वेयर k1 इज सम कांस्टेंट। नाउ v हमें पता है v इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू k2 बाय n। अब ये r और v अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है t इज इक्वल टू 2 पाई k1 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 k2 अपॉन n। तो ये k1 बाय k2 जो है, k1 बाय k2 को मैं k ले लेता हूँ, सो आई एम गेटिंग 2 पाई k n क्यूब, सो t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ऐसा एक एनालिसिस हम बना सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने जो पूछा है दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट में इसका पीरियड है t, सो t1 इज t, t2 हमें ढूंढना है, n1 इज 1 एंड n2 जो है n2 है सेकंड ऑर्बिट 2, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली t2 बाय t1 इज इक्वल टू n2 क्यूब अपॉन n1 क्यूब, t2 बाय t क्योंकि t1 इज t, n2 जो है आपका वो है 2 बाय 1 क्यूब, t2 इज 8 टाइम्स t, ये आंसर आ रहा है। सो थर्ड का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस in circular orbits taking time t and 8t to complete one revolution, ठीक, ratio of their radii is, ratio of their radii, तो r1 by r2 पूछा है और t1 and t2 दिया है, t1 and t2 कितना दिया है, t1 दिया है t and t2 दिया है 8t, बेसिकली इसी का मैंने रिलेशन यूज कर सकते, बट फिर भी हम इसको फिर से शुरू से सॉल्व करेंगे। हमें अभी ये पता है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, सो t1 बाय t2 इज इक्वल टू, ये रहेगा 1 बाय 8, दैट इज नथिंग बट n1 बाय n2 का क्यूब, सो देयरफॉर n1 बाय n2 जो आ रहा है वो आ रहा है 1 बाय 2। अब n1 बाय n2 1 बाय 2 आ रहा है, उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ रेडियस, तो रेशियो ऑफ रेडियस क्या रहेगा, r1 बाय r2, एंड r1 बाय r2 इज, हमें पता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो n1 बाय n2 का स्क्वायर यानी 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर जो रहेगा दैट विल बी 1 बाय 4, सो r1 बाय r2 जो रेशियो आ रहा है वो 1 बाय 4 आ रहा है, ऑप्शन डी, तो फोर्थ का जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Next question is, how many times does electron revolve around the first Bohr orbit in 1 second? अब कितनी बार एक सेकंड में घूमेगा, यानी उन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी पूछी तो हमारे पास t के लिए एक्सप्रेशन है, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, सो फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन t, सो 1 अपॉन t इज v अपॉन 2 पाई r। चलिए यहाँ तक तो आ गए, बट इसके बाद हमें थोड़ा अलग टर्न लेना पड़ेगा, हमें पहले तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट यूज करना पड़ेगा, जो ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज n h अपॉन 2 पाई।
सो यहाँ पे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट उन्होंने पूछी है, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट पूछी है, यानी n इज इक्वल टू 1 रहेगा। सो n इज इक्वल टू 1, सो एम वी आर इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। सो v इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई m इंटू आर। ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंटू v जो है h अपॉन 2 पाई m r। सो ये हो जाएगा h अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी। तो फिफ्थ का आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज the radius of first Bohr orbit is 0.53 angstrom. The radius of third Bohr orbit is simple है, देखते हैं कैसे। अब radius is directly proportional to n square. So r2 by r1 is equal to n2 square by n1 square। पहली और तीसरी ऐसी दो ऑर्बिट्स हैं आपके प्रॉब्लम में। तो n1 is 1 and n2 is 3। सो R2 हमें ढूंढनी है, R1 दी है 0.53 एंगस्ट्रॉम, R1 इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑर्बिट जो है, थर्ड 3 का स्क्वायर और ये है 1 का स्क्वायर। R2 इज 0.53 इंटू 9, 0.53 इंटू 9, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 का आंसर आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द सेम स्टेट इज। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक की मदद से, और आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं रहती। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी दी है, तो टोटल एनर्जी है आपके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो रहेगी काइनेटिक एनर्जी के डबल, तो वो रहेगी 2 इंटू 13.6। तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहेगी इसलिए यहाँ पे माइनस रहेगा, तो ये -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है 7 का, तो 7 का आंसर आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज। अब लाइमन सीरीज जो है वो है कुछ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन यूज लाइमन सीरीज। अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन यानी ये यहाँ पे n इज इक्वल टू हमें 2 पुट करना पड़ेगा। सो 1 अपॉन लैम्डा r, ये 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 4, तो ये आ जाएगा 3r बाय 4। तो ये है 1 अपॉन लैम्डा। उन्होंने पूछा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ यानी लैम्डा, सो इट इज 4 अपॉन 3r, 4 अपॉन 3r। ऑप्शन बी आ रहा है, आंसर है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, हाउ मेनी टाइम्स इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पार्शियल सीरीज। यानी ढूंढना क्या ये समझना जरूरी है उनको, बेसिकली वाई बी बाय वाई पी ये चाहिए, यानी सीरीज इन बाल्मर ब्रैकेट सीरीज divided by wavelength in Paschen series. So YB is equal to so and so times Paschen। तो ये जो है फैक्टर वो हमें ढूंढना है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी हम उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो ब्रैकेट के लिए जो सीरीज लिमिट है ना 1/YB is R into 1/4 स्क्वायर माइनस 1/, अब सीरीज लिमिट के लिए यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, सो ये इन्फिनिटी स्क्वायर, सो 1/YB इज R बाय 16, क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, सो YB इज इक्वल टू 16/R। नाउ नेक्स्ट इज पार्शियल, सो फॉर पार्शियल 1/YP लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल के लिए हम यहाँ पे पार्शियल सीरीज के लिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास है R इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा R बाय 9, अगेन 1/इन्फिनिटी इज 0, सो 1/y लैम्डा p, सो लैम्डा p इज 9/R। और ये रेशियो हमें चाहिए, सो ब्रैकेट सीरीज अपॉन पार्शियल सीरीज, सो ये हो जाएगा 16/R डिवाइडेड बाय 9/R, सो दिस इज 16/9। 16/9 यानी आपका जो आंसर आ रहा है 9th का वो C आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट सीरीज में, YBL यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो यहाँ पे हमें ये 1/λBL R इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस जो इमीडिएट बाद उसकी ऑर्बिट है 4th के बाद 5th ऑर्बिट, तो अगर इलेक्ट्रॉन 5th से 4th में आता है तो हमें मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। अब ये आ जाएगा 16 इंटू 25 और ये 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9। तो ये एक आंसर हमें मिलता है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। देन वी वांट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट हमने ऑलरेडी ढूंढ ली है, दैट इज R बाय 16, और उन्हें चाहिए लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अब देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है 16 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 9R, और ये है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दैट इज 16/R, और इन दोनों का लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट रेशियो चाहिए, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो आपको ये 16 कैंसिल करना पड़ेगा, R कैंसिल हो रहा है, आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 16 इंटू 25/9 इंटू 1/16, 25/9 ऐसा आंसर मिल रहा है। 25/9 यानी 10th का आंसर आ रहा है D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम द सीरीज विच लाइज इन विजिबल रीजन, द सीरीज विच लाइज इन विजिबल रीजन इज बाल्मर सीरीज।
सो ये जो 11th का आंसर है वो है बी। ये आपके टेक्स्ट बुक में हर एक सीरीज कौन से रीजन में आ रही है, विजिबल, देन अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, कौन से रीजन में हर एक सीरीज आ रही है ये दिया है, इसे ध्यान से पढ़ के जाए। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following transition in a hydrogen atom emits photon of minimum energy? Photon of minimum energy, अब हमें पता है 1 अपॉन लैम्डा इज आर इंटू 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। 1 अपॉन लैम्डा यानी मिनिमम एनर्जी यानी एच न्यू, ये एनर्जी रहती है एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। सो एच सी बाय लैम्डा, अब एच और सी तो कांस्टेंट है, यानी जिसमें 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू मिनिमम आ रही है वो ट्रांजिशन आपको मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन देगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ऐसी जो वैल्यू है वो है ऑप्शन बी। 12th में अगर आप ट्राई करो, आपको ये वैल्यूज पुट करके कंफर्म करना पड़ेगा। तो 12th में जो ऑप्शन बी है वहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और पूरे कैलकुलेशंस ना करें, एक साधारण सा जजमेंट ले लें, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कौन से इसमें आपको मिनिमम वैल्यू, बट आपको ऑफ कोर्स वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी। हर ऐसी 4 ऑप्शन से चारों वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखनी पड़ेगी फटाफट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम एमिट्स ब्लू लाइट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 to n is equal to 2 energy level. Which color of light would the atom emit when it changes from n is equal to 5 to n is equal to 2? ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली पहला जो ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो हुआ फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4। या फिर मैं इसको ये गलत हो गया, पहला ट्राई n इज इक्वल टू 4 टू p इज इक्वल टू 2, यानी इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है। अब क्या हुआ नेक्स्ट इसमें, इन दिस केस जो कलर ऑफ फोटोन था वो था ब्लू। अब बात ऐसी है कि विच कलर ऑफ द लाइट वुड एटम एमिट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2 लेवल। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 5 यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट से सेम सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो यहाँ पे कलर कौन सा रहेगा, ये ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ रहा है, पहले n इज इक्वल टू 4 से 2 में आया, तो एनर्जी डिफरेंस तो 4 से 2 में आया तो ये एनर्जी डिफरेंस इवन मिलेगा, और जब 5 से 2 में आया तो एनर्जी डिफरेंस E2 मिलेगा। नेचुरली यहाँ पे E2 इज ग्रेटर देन E1 रहेगा, तो सेकंड जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। एनर्जी यानी h न्यू यानी hc बाय लैम्डा। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी बट यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी। तो ब्लू से कम वेवलेंथ जो कलर है वो है वॉयलेट, तो आपको जो फोटोन का कलर मिलेगा वो रहेगा वॉयलेट का। तो 13 का जो आंसर आ रहा है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 40 ये है कि द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स फर्स्ट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, ठीक है। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n is equal to 2 and second excited state यानी n is equal to 3। yes, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं कहा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहा है, यानी ग्राउंड स्टेट हमेशा n is equal to 0 रहेंगी, यानी n is equal to 1 रहेगी, और एक्साइटेड स्टेट यानी पहली एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट से थर्ड में जाएगा। तो इन एनर्जीज का रेशियो पूछा है कि जब वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी E1 रहेगी, थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी E2 रहेगी, और इनका रेशियो पूछा है फर्स्ट टू सेकंड। सो E1 बाय E2
उन्होंने पूछा है। सो E1/E2 पूछा है, हमें पता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो E1/E2 इज इक्वल टू n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। सो n2 है आपका 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। तो ये 9/4 आपका आंसर आ रहा है। 9/4 है ना, ऑप्शन इज सी। सो 14 का आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, energy of electron in nth orbit is En is minus 13.6 divided by n square electron volt। ऐसा रिलेशन दिया है यहाँ पे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विल बी। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेते हैं, देन विल हैव सब्ट्रैक्शन। तो जो डिफरेंस रहेगा दोनों एनर्जीज के बीच, that is nothing but the energy required to raise electron from first to second। So let us find out E1, that means energy in first orbit। So minus 13.6 divided by 1 square, that is nothing but minus 13.6 electron volt। E2 energy in second orbit, minus 13.6 upon 2 square minus 13.6 upon 4, यानी E2 जो आ रही है, E2 जो आएगी आपकी वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब E1 मिल गई हमें, E2 मिल गई। सो हमें चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। सो लेट अस हैव, let delta E be the amount of energy to be supplied। It is equal to E2 minus E1। so minus 3.4 minus 13.6, तो ये -3.4 प्लस 13.6। तो आपका जो आंसर आ रहा है ये है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी आपका ऑप्शन आ रहा है सी। 15 का आंसर है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ n is equal to 3 to orbit of n is equal to 2, emitted radiation has frequency। frequency पूछी है यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स हमारे पास वेवलेंथ का ही रिलेशन है, तो पहले हम वेवलेंथ का रिलेशन यूज करते हैं। सो वी हैव 1/λ is equal to r into 1/p² minus 1/n²। तो अभी देखते हैं r कौन सी ऑर्बिट में जंप कर रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, तो ये p जो है वो है 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर r। वी हैव 1/4 माइनस 1/9 r इंटू ये हो जाएगा 5/36। सो 1/λ। हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी विल बी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज वेलोसिटी। सो फ्रीक्वेंसी इज c/λ, और आपका जो लैम्डा आ रहा है c इंटू 1/λ जो है वो है 5r/36। सो ये आएगा 5rc/36। सो 5rc/36 ऑप्शन डी आपका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज mass number of helium is 4 and that of sulfur is 32। the radius of sulfur nucleus is larger than that of helium by factor of। ठीक है, let us assume कि ये radius of sulfur rs and radius of helium rh। so rs is x times rh। तो ये x क्या है ये उन्होंने पूछा है। so let us find out relation। हमें पता है न्यूक्लियस की जो रेडियस रहती है it is directly proportional to a raised to 1/3 where a is mass number। तो यहाँ पे सल्फर एंड RH इनका रेशियो ले लो, रेडियस ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ RH, और ये है s/1/3
and this is AH by 1/3. यानी mass number of sulfur bracket power is 1/3. Mass number of helium, yes it is helium I think. Yes, power is 1/3. So AS by AH power is 1/3. तो ये है 32 और ये है 4 पावर 1/3. ये आएगा 8 पावर 1/3. ये आंसर आ रहा है 2. तो RS by RH इज इक्वल टू 2, यानी RS इज इक्वल टू ट्वाइस RH. तो ये जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 2, यानी ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लिया, दो एलिमेंट्स दिए हैं. लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, R2 बी द रेडियस ऑफ सेकंड एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट का जो मास नंबर है दैट इज 27 और सेकंड एलिमेंट का जो मास नंबर है दैट इज 125. तो अभी हमने देखा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, पावर इज 1/2. सो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं R1 by R2 इज इक्वल टू A1 by A2 पावर 1/3. इधर भी पावर 1/3. A1 27 है, उसकी पावर 1/3. यहाँ पे A2 125 है, उसकी भी पावर 1/3. सो R1 by R2 ये आ रहा है 27 का क्यूब रूट 3, 125 का क्यूब रूट 5, 3/5. आपका जो आंसर है 3/5 ये ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है. तो दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास 6/10. यस, तो आपका जो आंसर है 18 का वो है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. तो 19 है द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इंटरवल after which the number of atoms of the radioactive elements fall nearly to. yes, इसका आंसर है 36.8%, यानी 19 का आंसर आ रहा है बी. अब इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको डेफिनेशंस पढ़ना जरूरी है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ डीके कांस्टेंट. Definition of decay constant means it is reciprocal of time, the time in which the radioactive substance decays to 37% of its initial amount. ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. 37 यानी अप्रोक्सीमेटली लिया है वो, ये उसकी वैल्यू रहेगी 36.8%. सो 19 का आंसर है बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. The radioactive substance has half life of 4 month. ठीक है, 3/4 of the substance will decay in. अगर क्वेश्चन नंबर 20 मान लो कि सब्सटेंस जो डीके हुआ वो 3/4 डीके हुआ, तो बचेगा कितना? तो 1 माइनस 3/4, तो बचा है 1/4. अब थोड़ा हाफ लाइफ के बारे में जान लेते हैं. मान लो कि एक सब्सटेंस है जिसका इनिशियल अमाउंट है n, तो हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा? n/2. ये एक हाफ लाइफ के बाद. दूसरे हाफ लाइफ के बाद वो इसका आधा हो जाएगा, यानी n/4 हो जाएगा. तीसरे हाफ लाइफ के बाद वो हो जाएगा n/8. तो इस तरह से ये चलता रहेगा. तो पहले हाफ लाइफ के बाद n/2 बचा, दूसरे हाफ लाइफ के बाद n/4 बचा, जो कि हमारे गिवन जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसकी केस है. तीसरे हाफ लाइफ के बाद वो n/8 बचेगा. चलिए ठीक है. सो यहाँ पे 3/4 डीके होने के बाद बचा कितना है? 1/4. तो 1/4 का डीके होने के लिए आपको कितने हाफ लाइफ की जरूरत है? आपको 2 हाफ लाइफ की जरूरत है, एक है ये और एक ये. तो हाफ लाइफ है आपका 4 मंथ, तो 1/4 तक आने के लिए आपको जो समय लगेगा वो है 8 मंथ. तो 20 का जो आंसर है वो है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है. आफ्टर 1 hour 1/8 of the initial mass of certain radioactive isotope remains undecayed.
ठीक है, यानी बचा हुआ जो अमाउंट है वो 1/8 ऑफ इनिशियल अमाउंट है, यानी ये वाली केस है। तो हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप वेव, अब हमें पता है कि इसके लिए 1/8 तक आने के लिए आपको कितने हाफ लाइफ की जरूरत है, 1 2 3, यानी 3 टाइम्स लेट टी बी द हाफ लाइफ, सो 3t इज इक्वल टू, ये कितने समय में हुआ, ये हुआ 1 घंटे में यानी 60 मिनट्स में, तो ये है 60, सो हाफ लाइफ इज 60/3, हाफ लाइफ इज 20 मिनट्स, सो 20 मिनट्स यानी आपको जो ऑप्शन आ रहा है बी 21 का आंसर है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोहर हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है बोहर्स की फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, ठीक है। सो उसके लिए आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का प्रूफ देखना पड़ेगा, जिसमें कुछ पहली स्टेप इस प्रकार से है कि 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट इज इट शुड बी मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। सो यहाँ पे जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सो 2πr इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे वेवलेंथ पूछे हैं तो लैम्डा विल बी 2πr, तो 22 का जो आंसर आ रहा है वो है सी, सो 22 इज सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड इज, ठीक है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी h अपॉन mv मोमेंटम 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास इज 0.15 kg क्योंकि 150 ग्राम है, इंटू वेलोसिटी इज 30, सो ये आता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 0.15, ये आएगा 4.5, तो ये जो आंसर है वो 1 से ग्रेटर रहेगा, 1 से ग्रेटर है और 10⁻⁻34, यस इट इज ऑप्शन बी। सो ये है 1.473 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, 23 का आंसर आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सो क्वेश्चन नंबर 24 कुछ है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट इज, वेयर r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे r इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो हमें पता है r1 by r2 is n1 square upon n2 square, so r1 is r, r2 हमें निकालनी है, लेट अस अज्यूम कि r2 is radius of fourth orbit और ये है 1 square divided by 4 square, so r by r2 is 1 by 16, so therefore r2 is 16 times r। चलो ये मिल गया आपको। अब इसके बाद हमें ये करना है, वही वो जो अभी एक स्टेप मैंने लिखी थी प्रीवियस क्वेश्चन में, वो ये थी कि 2πrn is equal to n lambda, so 2πrn is equal to n lambda where n is the principal quantum number, so यहाँ पे n है 4, so 2π, अब ये rn यानी ये r2 हो जाएगा which is 16r और n है 4 लैम्डा, तो ये 4 4 जा 16, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 8πr हो जाएगा, ये आपका जो आंसर आ रहा है वो है बी, सो 24 आंसर इज बी। नया टाइप है यहाँ पे, ये पहली बार देख रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हमें मिल रहे हैं, सो इसे भी आपको करना पड़ेगा बहुत अच्छा। एक इंटरमीडिएट कोई तो एक डेरिवेशन की एक स्टेप ले लिया और उससे उन्होंने न्यूमेरिकल्स बनाया है, बहुत अच्छी बात है, ये टाइप भी आप अच्छे से ध्यान में रख लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, so question number 25 here the de Broglie wavelength for proton and for alpha particle are equal, then ratio of their velocities will be, देखो
लैम्डा p वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन, लैम्डा अल्फा वेवलेंथ फॉर अल्फा पार्टिकल, दोनों वेवलेंथ सेम है। और ये रहेगा h अपॉन mp, mp स्टैंड फॉर मास ऑफ प्रोटॉन, vp वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, h अपॉन m अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड v अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसा पूछा गया है। सो एच एच कैंसिल हो जाएगा और वी पी बाय वी अल्फा आपको मिलेगा एम अल्फा बाय एम पी। अब हमें पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये हो जाएगा 4/1। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4/1। आपका जो आंसर आ रहा है वो है A, 25. Option is A. That's all.